पहले चिराग समझना है कि तुम ग्रेविटेशन के बारे में क्या जानते हो। तो ग्रेविटेशन हाँ, बता सकते हो ग्रेविटेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। अच्छा, हाँ सर। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, तुमने ये वर्ड पहले भी कभी सुना है क्या? ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ग्रेविटी वर्ड सुना होगा ना। हाँ ग्रेविटी सुना, ग्रेविटेशन सुना। हाँ, तो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, चलो ग्रेविटी। ग्रेविटी हाँ हम्म। हाँ, तो बताओ ना ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। हाँ सर। ग्रेविटी बताओ, चलो चलो हम्म। चलो, क्या होता है ग्रेविटी, होती क्या है। चलो फिर मैं ही तुम्हें समझाता हूँ। तो पहले ये लिखा हुआ है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलो ग्रेविटेशन को समझना है तो कुछ रिकॉल करना है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है उस ऑब्जेक्ट पे। मान लो एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल पे तुम फोर्स लगाते हो अपने पैरों से, क्या होगा, वो फुटबॉल हम्म। आगे बढ़ेगा ना। तो हम्म। फुटबॉल आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि तुम उस पर पैर से फोर्स लगा रहे हो। तो फोर्स क्या होते हैं, ऐसे कोई हम्म। पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट। किसी चीज को पुश हम्म। करना या पुल करने से कोई ऑब्जेक्ट, कोई वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन करे तो उसको फोर्स बोलते हैं। तो बोलते ग्रेविटी भी ना एक तरह की फोर्स है। जैसे मान लो कि अगर ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ है अपना, इस अर्थ से अगर कोई आदमी ऊंचाई से उसको मैं फेंकूं, मान लो वो प्लेन में है। तुमने वो गेम तो सुना होगा ना, पबजी। पबजी मेरे को ऐसे ही होता है ना, प्लेन से आदमी लोग हाँ फेंकते हैं, हाँ। फिर अलग अलग जोन में वो गिरते हैं। मान लो ये पबजी गेम की तरह ये आदमी को मैंने फेंका, तो जाहिर बात है जब आदमी को फेंकूंगा तो ऊपर की तरफ जाएगा या जमीन की तरफ आएगा। जमीन ऑफकोर्स की कॉमन तरफ। सेंस है वो नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, दैट मीन्स कुछ तो उसको खींच रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो अभी तक हम लोग यही जानते हैं ग्रेविटी का मतलब वो चीज होती है जो किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। खींचने को क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, है ना, राइट। तो ये अट्रैक्शन को ही बोलते हैं ग्रेविटी। पर एक्चुअल मीनिंग क्या है ग्रेविटी का, तो हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ पढ़ के, और मैं सोच रहा हूँ तुम रीड करोगे या मैं रीड, चलो मैं ही रीड करता हूँ। व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स आर यू आर फेमिलियर विद। तो हम लोग कौन कौन सी फोर्स के बारे में जानते हैं, तो हम लोग ग्रेविटी की फोर्स के बारे में जानते हैं कि ग्रेविटी भी एक फोर्स होती है। दूसरा हम लोग मैग्नेट की फोर्स को बारे में भी जानते हैं कि किस तरह से मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ ट्रैक करता है। और भी फोर्स के बारे में जानते हैं। हाँ देखो ना, यहाँ पे मान लो समीर है, वो फुटबॉल को मार देगा। अपन स्पोर्ट डे में गए थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, फुटबॉल के सब पुश करके आगे बढ़ा रहे थे, राइट ना। तो फुटबॉल को जो पुशिंग करके जो फोर्स लगा रहे, दैट इज फोर्स कम फ्रॉम आवर बॉडी। बॉडी में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, तो इसलिए इस बॉडी फोर्स को मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ये तो कहाँ से फोर्स अकर हो रही है उस हिसाब से उसका नाम होता है। मस्कुलर फोर्स भी बोल सकते हैं या मैकेनिकल फोर्स भी बोल सकते हैं। ऐसी फोर्स जिससे हम लोग किसी चीज का मोशन करें, करेक्ट। तो और भी ऐसी फोर्स है, हम लोग फ्यू को जानते हैं, चलेगा। वट यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग इतना जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर ऊपर से फेंका जाए जमीन के नीचे, तो वो चीज़ जमीन के नीचे ही गिरती है। मान लो अगर कोई ऊंची बिल्डिंग से, एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग में मैं जाऊंगा और फिर उसके टेरिस से अगर कोई बंदा पत्थर फेंकता है तो पत्थर नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा, कॉमन सेंस तो नीचे ही गिरेगा ना, नीचे। बरोबर। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी हर एक चीज को नीचे की तरफ पुल करती है, बरोबर। चलो और भी हम लोग लर्न करेंगे। बोलते हैं कि सबसे जो बड़ी फोर्स होती है वो ग्रेविटी की ही होती है, इसलिए ग्रेविटी की फोर्स को यूनिवर्सल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल फोर्स क्या होती है, तो हम लोग रीड करते करते करेंगे। एज वी हैव लर्न दैट द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन एज द थियरी गोज। अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं उस पर टिक मार्क भी करते जाऊंगा ताकि तुमको या हाईलाइट कर लेता हूँ कि ये किसने बताया था ग्रेविटी फोर्स के बारे में, आइजैक न्यूटन। कैसे बताया था, देखो यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है। आइजैक न्यूटन ना, ये अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। तो वो ना एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और सोच रहा था किसी फोर्स के बारे में, ठीक है। तो फोर्स के बारे में सोचते सोचते वो सो गया, और सोते सोते ना एक पेड़ है, जो पेड़ से एप्पल नीचे गिरा, उसके सर पे गिरा। सर पे गिरते ही ना वो उसकी नींद खुल गई, और तभी उसको एहसास हुआ कि किस चीज़ का, पता है, फोर्स का। उस एप्पल से उसने पता कर लिया कि हमारे अर्थ में ना सिर्फ एप्पल नहीं, हमारे अर्थ में हर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप है, इंसान हो, हर एक चीज़ को ना कोई एक चीज़ है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखी है।
उसको उसने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, एक ऐसी फोर्स जो किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। पर अभी सवाल था कि उसने एक और चीज क्या ऑब्जर्व किया, जो एप्पल होता है, एप्पल का मास होता है, बरोबर। और एक चीज और है कि जो एप्पल है वो नॉन लिविंग थिंग, क्या वो जिंदा है क्या? एक बार पेड़ से टूटने के बाद वो नॉन लिविंग थिंग हो गई। हम इंसान क्या है, लिविंग थिंग हो गए, हम जिंदा चीज है ना, तो जिंदा चीज को क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग। तो यहाँ पर एक रूल क्या पता चला कि जो ग्रेविटी होती है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, ये दोनों में काम करती है। चाहे वो बंदा इंसान हो या कोई फुटबॉल हो, ऑब्जेक्ट कोई भी हो, हर एक चीज पे क्या काम करेगी, ग्रेविटी अपना कमाल दिखाती है। स्ट्रेंथ अजीब है कि नहीं? हाँ चिराग, यहाँ तक क्लियर होगा चिराग कि यहाँ पे डाउट आ गया तुमको? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। As the story goes, he discovered the force of seeing an apple fall from a tree on the ground. उसने क्या देखा कि एप्पल जो पेड़ से जब टूटा तो नीचे की तरफ गिरा। He wondered why an apple fall vertically down. उसने ये सोचा कि कोई एप्पल ये डाउनवर्ड ही क्यों जाता है, कोई एंगल बनाकर क्यों नहीं नीचे गिरता है। बोलने का मतलब क्या है, न्यूटन का सोच ये भी था कि एक एप्पल मान लो पेड़ से गिर रहा है, तो पेड़ से एप्पल ऐसा नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहा है, ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा होकर क्यों नहीं गिर रहा है, क्या ऐसे होकर क्यों नहीं गिर रहा है, हाँ डायरेक्ट नीचे क्यों गिर रहा है। ये भी तो सही बात है ना कि कोई एप्पल डायरेक्ट नीचे क्यों गिरा है, यानी कुछ तो है जो उसको स्ट्रेट नीचे गिरा रही। चलो आगे बढ़। व्हाई डिड दे नॉट फ्लाई ऑफ अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो बोल रहा है कि एप्पल ऐसे क्यों गिर रहा है, ऐसे नीचे गिरने को क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते, वर्टिकल। और ऐसे जाने को क्या बोलते हैं, ऐसे से जाते ना लेफ्ट से राइट की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं चिराग, हॉरिजॉन्टल। देखो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़े थे ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो वर्टिकल कैसा होता है, अप टू डाउन, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ऐसा। मान लो तुम्हारे पास, तुमने गेम भी खोला होगा जिसमें हम लोग ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट देते हैं उसको पनिशमेंट देते रहने का। तो मान लो अगर ये बंदा है, तो अगर मैं बंदे को ऐसे बीच में से काटता हूँ तो ऐसे काटने को वर्टिकल बोलते, क्या बोलते, वर्टिकल। हाँ ऐसे डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, वर्टिकल। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। समझ में आया। अगर मैं ग्राफ के बेस पे बताऊं तो वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, वाई फॉर वर्टिकल। और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। समझ में आया ग्राफ के बेस पे। तो अगर तुमको कंफ्यूजन आया तो ग्राफ को याद कर लोगे तो भी तुमको समझ में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है। और न्यूटन के जो क्वेश्चन है तुमको वो भी समझ में आएंगे कि कोई एप्पल टूट के नीचे क्यों गिर रहा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं जा रहा, उसका मतलब थॉट था कि ऐसा या लेफ्ट राइट क्यों नहीं जा रहा है, वो नीचे क्यों आ रहा है, और ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, बरोबर ना। यानी उसके भी जो क्वेश्चन थे बिल्कुल बच्चे जैसे ही थे, है ना। उसके भी ऐसा कोई बड़े को सवालात नहीं थे कि बहुत वो थे। हाँ बस एक डिफरेंस था कि उसने उस क्वेश्चन के आंसर खुद ही पता किया सोच सोच के, वो भी एक पेड़ के नीचे सोच के कुछ। ऑन द लेफ्ट शो एन एप्पल ट्री। देखो फिगर में हमें एक एप्पल ट्री दिखाया गया। द फोर्स ऑन एन एप्पल ट्री इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द। उसने क्या बोला, न्यूटन ने बोला कि एक्चुअली एप्पल ना सरफेस पे नहीं कर रहा है, वो एक सेंटर, अर्थ के एक सेंटर में जो फोर्स है ना, जहाँ से फोर्स आ रही, कहीं से तो फोर्स आ रही होगी ना पूरे अर्थ पे। तो बोल रहा है कि कहीं तो सेंटर है जहाँ से पूरी फोर्स आ रही है, बरोबर। और वो एप्पल उस सेंटर पे जाने की कोशिश कर रहा है, पर सरफेस की वजह से वो अर्थ की सरफेस पे ही रुक जा रहा है, जो कि सच है ना। हम भी देखो अर्थ या जमीन पे क्यों चलते हैं, अगर मान लो तुम बिल्डिंग में रहते हो, ठीक है चिराग, या इसके अर्थ सरफेस को मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो तुम कौन से फ्लोर पे रहते हो चिराग, बिल्डिंग में? 6 फ्लोर। तो तुम 6 फ्लोर पे कैसे रुके हुए, नीचे क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि वहां पर एक सरफेस है, बरोबर ना। हर एक फ्लोर पर एक सरफेस है। जैसे अगर तुम्हारी दीवार है तो वो दीवार दूसरे फ्लोर वाले के लिए वो सरफेस हो गई। सरफेस वही था जहाँ पर आदमी चलता है, वॉक करता है, सोता वगैरह। तो मतलब ये जो सरफेस है उसको तुम्हें नीचे नहीं आने दे रही, वरना एक्चुअली क्या हो रहा है, तो ग्रेविटी तुम्हें नीचे की तरफ लाने की कोशिश करी, बरोबर। वही जगह तुम विंडो से छलांग मारोगे तो नीचे ही गिरोगे, बरोबर ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो सरफेस ने तुमको रोक के रखा है। बिल्कुल उसी तरह से जो एप्पल है ना, एक्चुअली वो कहाँ जाना चाहता है, अर्थ की ग्रेविटी में। अर्थ की ग्रेविटी कोई फोर्स बोलते हैं, पर हमारे अर्थ के ग्रेविटी तक पहुंचने से पहले
उसको किससे गुजरना पड़ेगा? सरफेस से, जहाँ पर हम रहते हैं। उस सरफेस की वजह से क्या हो रहा है, वो एप्पल ग्रेविटी तक पहुंच नहीं पा रहा है। समझ में आया? आई एकदम सिंपल था, आई डोंट थिंक कोई टफ कॉन्सेप्ट था। चलो और आगे बढ़ते। तो न्यूटन का जो थॉट था काफी अच्छा लग रहा है ना, along द परपेंडिकुलर पोजीशन ऑफ द एप्पल। और वो जो सरफेस है, अगर मैं सरफेस को ऑब्जर्व करूँ तो कोई भी सरफेस पर जो चीज गिरती है वो हमेशा कैसा स्ट्रक्चर बनाती है? एप्पल गिरेगा कैसे? ऐसे नीचे। और सरफेस कैसी है? उसके बिल्कुल उलट है ना। एप्पल अगर वर्टिकल गिर रहा है तो सरफेस जो है वो कैसी है? हॉरिजॉन्टल है एक दूसरे। तो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या ज्योमेट्री में? परपेंडिकुलर बोलते हैं, पता है ना? यानी दोनों चीज एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। समझ में आया? हाँ चिराग, हम नेक्स्ट आगे क्या है? The figure also shows that the gravitational force between the earth and the moon, the distance in the figure are not according to scale. अब यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोल रहा है कि दुनिया में हर एक चीज, चाहे लॉन्ग लिविंग हो या नॉन लिविंग, हर एक पे क्या असर कर रही है? ग्रेविटी की फोर्स असर करती है। एक मून की भी एग्जांपल हो तो मून भी अपनी ग्रेविटी में अपने अर्थ के रिवॉल्व होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ ने भी इसको अपनी तरफ घसीट के रखा है। पर वो फिर जमीन के नीचे क्यों नहीं आ जा रहा? जैसे एप्पल कैसे सरफेस पे आ जा रहा है, तो मून भी सरफेस पे क्यों नहीं आ जा रहा? हाँ चिरा, हर एक चीज। तो बोलते कि जो मून है ना वो एक ऐसी पोजीशन पे है, जो मून है ना वो एक ऐसी पोजीशन पे, वो ना ही उस पर ग्रेविटी की ऐसी फोर्स, ना ही वो अंदर आ रहा है ना ही वो बाहर जा पा रहा है। बोलते ना एक ऐसी जगह पे वो रुका हुआ है जहाँ पर ना ही ग्रेविटी उसको अंदर ले रही है ना ही बाहर जाने दे रही है। जिसकी वजह से वहां पे वो क्या कर रहा है? गोल घूम रहा है। समझ में? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है घर पे पड़ा हुआ है। हम लोग मैग्नेट से मस्ती करते रहते, एक नीडल ले लो, सुई रहती है ना घर में, होगी ना, सिलाई करते जिससे धागा। अब तुम क्या करो, धीरे धीरे उस नीडल को या खिल्ला या सुई को धीरे धीरे मैग्नेट के करीब लेके जाओ। एक प्लेस ऐसा आएगा जहाँ पे वो नीडल ना ऐसे खड़ी हो जाएगी, सुई होगी ना अगर पतली, ऐसी खड़ी हो जाएगी, ना आगे बढ़ेगी ना पीछे जाएगी। मतलब वो ऐसी पोजीशन में पहुंच गई है मैग्नेट के जहां पर उसको अट्रैक्शन मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है। बरोबर होता है कि नहीं? हम लोग ऐसी प्लेस पे पहुंचते कि नहीं, मस्ती करते रहते टॉय के साथ, अरे देख मेरे टॉय पे असर हो रहा है मैग्नेट का, पर फिर भी वो करीब नहीं जा रहा। तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं? उस प्लेस को, वो प्लेस को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी चीज को ना बाहर जाने देती है ना ही अंदर आने देती है। इसको मैं एक और अच्छे एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक लड़का है, तुमने लगान पिक्चर तो देखी होगी, हाँ चरा, तो उसमें देखो ना वो एक मुच्छड़ होता है, वो ऐसा धागे में जो पत्थर रहता है उसका ऐसा गोल गोल घुमाते रहता है, वो उसका हथियार रहता है ना, मारने के लिए। तो एक्चुअली तुम बताओ ये क्या ये पत्थर गोल गोल घूम रहा है? एक्चुअली पत्थर गोल क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो हाथ से उसको पकड़ के रखता है। जैसे वो हाथ से छोड़ देगा तो पत्थर कैसे सीधा आगे बढ़ेगा, बरोबर ना? तो इसका मतलब क्या पत्थर गोल घूमना चाहता है क्या? नहीं, ये हमारा हाथ है सेंटर में जो उस पत्थर को गोल घुमा रहा है, बरोबर? तो यानी यहाँ से एक फोर्स है जो उस पत्थर को मजबूरन गोल घुमा रही है। मतलब पत्थर तो ऐसा सीधा जाना चाह रहा है, इधर आया था ऐसा जाना चाह रहा है, इधर आया था ऐसा जाना चाह रहा है, बरोबर? अगर हाथ से छोड़ दे तो पत्थर कैसे जाएगा? सीधा ही जाएगा ना। समझ में आया? तो यहाँ पर पत्थर को किसने रोक के रखा है? कौन सी फोर्स है जो उसको सीधा जाने नहीं दे रही है? वो फोर्स कहाँ से आ रही है? हाथों से आ रही है। और हाथ कहाँ पर है? सेंटर में। और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंटर वाली फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते। समझ में आया? पक्का चिरा। एक एग्जांपल और दो। मान लो एक लड़का है, उसके हाथ में एक बाल्टी है, ठीक है, और बाल्टी में रहा भरा हुआ है पानी। वो क्या कर रहा है? उस बाल्टी को ऐसे घुमा रहा है, हाथ से पकड़ के घुमा रहा है। तो बताओ क्या होगा? बाल्टी का पानी बाहर आएगा क्या? नहीं। और बाल्टी को अगर वो छोड़ देगा तो बाल्टी कैसे जाएगी? सटक ना आगे बढ़ जाएगी, किधर भी जाएगी। पर वो जा क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि उसने हाथ से उसको पकड़ के रखा है। तो अगर वो हाथ से घुमा रहा है तो उसका हाथ का जो हाथ का हिस्सा है वो क्या बन गया? उसका रेडियस बन गया। अगर ये सर्कल बन रहा है तो रेडियस बन गया, बरोबर? और वो उसको कैसे सर्कुलर घुमा रहा है? तो कोई भी चीज सर्कुलर घूमना चाहती है क्या? यहाँ से ये चीज तो समझ में आए, कोई भी चीज सर्कुलर घूमना ही नहीं चाहती, कोई फोर्स है जो उसको घुमाती है। तो यहाँ पर भी चांद के साथ वही हो रहा है। समझ में आया? मतलब वो अर्थ के अंदर आ जाएगा ना। आप समझ में आया अर्थ के अंदर क्यों नहीं आ रहा है?
चलो यहाँ पर वही चीज को समझाना था कि फर्क क्या है। न्यूटन थो इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इफ द फोर्स यानी उसने आप एक चीज बता दिया कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है, बरोबर, जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। एक्ट ऑन एप्पल ऑन द ट्री एट डिफरेंट हाइट, उसने एक एप्पल जो ट्री में लगा था उसको उसने अपनी तरफ खींचा और अपने सरफेस पर आके रुकाया। तो बिल्कुल उसी तरह से हर एक चीज पर फोर्स लगती होगी। और दूसरा उसने क्या बोला कि यानी अगर कोई बंदा बिल्डिंग में रहता है तो ऊंचाई तो बहुत ज्यादा होगी, यानी हाइट बढ़ने से क्या ग्रेविटी में असर पड़ता है क्या चीजों को, क्या बोलते हैं, पड़ता है। मान लो अगर ऊंची बिल्डिंग से कोई आदमी सुसाइड कर रहा हो तो क्या होगा, वो बहुत तेजी से गिरेगा या एकदम स्लो गिरेगा? तेजी से गिरे। ऑफ कोर्स, वेरी गुड। जाहिर बात है वो तेजी से गिरेगा। क्यों तेजी से गिर रहा है? कि ग्रेविटी उसको उतना मजबूत खींचेगी। क्या ये एकदम करेक्ट है? सही है, पर थोड़ा सा उसमें करेक्शन है, तो वो करेक्शन, चलो हम लोग का ये पूरा पार्ट थियरी हो गया। यहाँ पे कोई डाउट आया तुमको इस पैराग्राफ में? चलो अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड आए, फिर बाद में देखेंगे। और याद है वो मैं पीपीटी दिखा रहा था, उसमें वो सारे यही वर्ड आ रहे थे, यूज ऑफ आईसीटी, कलेक्ट वीडियो पीपीटी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे नहीं पढ़ने से पहले मैं देख रहा था, फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन क्या एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, चलो आप बता सकते हैं? ऑफ कोर्स रिलेटेड है यार। याद है हम लोग जब खेलने गए थे स्पोर्ट डे में, तो स्पोर्ट डे में मान लो तो हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे, याद है वो टाइम पे? तो मैं तो देखो यहाँ पे थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। तो मान लो यहाँ पे तुम बैट से बॉल को मार दो, ठीक है। यहाँ पे मान लो समीर ने बॉल डाला और जैसे बॉल गया वो बैट पे आया, तुमने मस्त घुमा दिया बैट को। अब जैसे तुमने बैट को घुमाया तो उस बॉल पे क्या लगा, उस बॉल पे बैट का कांटेक्ट हुआ, बैट और बॉल दोनों में कांटेक्ट हुआ, बरोबर। दोनों में कांटेक्ट होने के बाद क्या हुआ, इस बैट से तुमने उस पर क्या लगाया, जोर लगाया। वो जोर क्या था, ताकत क्या थी, फोर्स थी ना। तुम इतना जोर लगा रहे हो उस पे कि ये उतनी दूर जाए, मतलब जितना तुमको दूर उसको फेंकना है उतनी ज्यादा तुमको फोर्स लगानी पड़ेगी अपनी हाथों से उस बॉल पे, बैट के जरिए, बरोबर बरोबर। ये जो दूर जा रहा है वो क्या है, उसका मोशन ही तो है। अब जारी बात है, तुम जोर से मारोगे तो बॉल पे जितना ज्यादा जोर से मारोगे उतना ज्यादा उस पे क्या होगा, मोशन होएगा, उतना ज्यादा वो दूर जाएगा, उतना ज्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस कवर करने को तो मोशन बोलते हैं कि वो मोशन कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन। जब भी ये साइन लगाते हैं मैथ का तो उसका मतलब क्या होता है पता है, कि अगर तुम फोर्स बढ़ाओगे तो ऑब्जेक्ट का मोशन भी बढ़ेगा। एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो कि तुम्हारे गाड़ी जॉब पे जा रहे हो और तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी चल ही नहीं पा रही, बरोबर, जब गाड़ी अटक गई, सही से कुछ खराब हो गई गाड़ी, तो ऐसे में तुम लोग क्या करोगे, धक्का मारोगे। धक्का मारने में तुम लोग क्या लगा रहे, फोर्स लगा रहे, फोर्स लगा, उस धक्के से गाड़ी चलेगी, चलने को क्या बोलते हैं, मोशन करेगी, है ना। यानी किसी भी चीज में मोशन फोर्स लगाते हो तो वो क्या करेगी, मोशन करेगी। मान लो क्लास में एक टीचर है या हम लोग घर में देखो टॉय खेलते हैं, अगर किसी भी टॉय को हिलाना है या मोशन देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर तुमको अपने हाथों से क्या लगा करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी बिना फोर्स तो कोई चीज चल ही नहीं सकती, बरोबर। तो अभी देखो यहाँ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। इसके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बहुत फेमस साइंटिस्ट था। मतलब इसका नाम देखो, पूरा नाम ये है सर आइजैक न्यूटन। ये 1642 को पैदा हुआ, 1727 में डेथ हो गई। और बोलते वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था। उसने घर बैठे बोलते ना एक पेड़ के नीचे बैठकर इंग्लैंड में उसने मोशन, उसकी इक्वेशन भी, थियरी ऑफ ग्रेविटी, सब कुछ बता दिया उसने। सोचो, मतलब वो गया भी नहीं यूनिवर्स में, उसने अपने कैपलर लॉ को भी बताया। कैपलर लॉ में बता मतलब क्या है पता क्या, उसने पूरे ग्रेविटेशन के बारे में, कैसे चांद सूरज एक दूसरे के सराउंडिंग में मोशन करते, सब कुछ बता दिया एक जगह बैठकर। न्यूटन की जो थियरी थी वो एकदम करेक्ट भी निकली और मैथमेटिकली भी प्रूव किया उसने। इन एडिशन दिस न्यूटन डिड द ब्रेकिंग वर्क इन सेवरल एरिया। उसने सिर्फ वहां नहीं, उसने लाइट की भी थियरी की, हीट के बारे में भी बताया, साउंड की भी थियरी एक्सप्लेन की। मतलब बोलते हैं ना एक जगह नहीं था, वो ऑलराउंडर था। जैसे क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं ना, अगर कोई क्रिकेटर बॉलिंग भी करे
और बैटिंग भी करे तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑलराउंडर है। तो ये एजुकेशन फील्ड में अगर कोई साइंस मैथ सब कुछ पढ़ा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑलराउंडर, बराबर। तो ये ऑलराउंडर था साइंस, ये मैथमेटिशियन भी था, साइंटिस्ट भी था। क्योंकि आज के टाइम पे कैसा होता है, अगर एक बंदा बायोलॉजिस्ट में अच्छा है, मान लो चिड़ियों की जानकारी दे रहा है, तो वो सिर्फ चिड़ियों की जानकारी देगा, बाकी चीज में वो अच्छा नहीं होगा। पर ये कैसा था, ये ऑलराउंडर था, हर एक चीज की जानकारी थी इसके पास। इसमें कैलकुलस के बारे में बताया। कैलकुलस एक मैथ का डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग काफी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स को समझते हैं, बहुत बारीकी को समझते हैं। हाँ इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम्हें 11th-12 में ये मिल जाएगा। तो उसने ना फिजिक्स के इस्तेमाल को बताया कि मैथ्स और फिजिक्स को हम डेली लाइफ में, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज को बताया। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने टेलीस्कोप के, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया। और इसकी वजह से आज जो पनडुब्बी में वो देखते रहते हैं ना, पनडुब्बी जो पानी के अंदर होती है, उसके जरिए जो हमारी पुलिस है वो नजर रखती है पानी में, तो उसके अंदर जो टेलीस्कोप है ना, वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ही होता है, सोचो। और न्यूटन ने उसके कंस्ट्रक्शन को बताया। कंस्ट्रक्शन बता मतलब क्या होता है, पता है कि वो बनता कैसे, कैसे काम करता है, सोचो। बड़ी बात है कि नहीं? सर 2 मिनट, कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है। हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पर पहले ना मैं थोड़ा सा तुम्हारा ज्योमेट्री की नॉलेज देखना चाहता हूँ। तुम सर्कल के बारे में तो जानते हो, ऐसा कोई भी चीज गोल होती है इसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, बराबर। स्क्वायर बोलते हैं तो सर्कल बोलते हैं। सर्कल के सेंटर होता है, राइट। और सर्कल में रेडियस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ये सारी जानकारी तो बहुत बचकानी है, ये 5वीं 6वीं की जानकारी मैं देख रहा हूँ तुम्हारी, ये सारी चीज जानते हो ना। सर्कल के साइड को क्या बोलते हैं, सर्कल के साइड को सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ये भी तुमको पता होगा, है ना, पक्का। अब रेडियस जितना बढ़ेगा उतना ही वो सर्कल भी बढ़ता है, बरोबर ना, ये सब पता है ना। ओके चलो, अब हम लोग यहाँ से दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चला, एक है, एक का नाम क्या है, सर्कुलर मोशन, और दूसरे का नाम क्या है, वो ऊपर गया वो, दूसरे का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने ऊपर ही समझा दिया, पहले सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक लड़की है, वो एक धागे से बंधा हुआ पत्थर को गोल घुमा रही है, ठीक है। और जरा ध्यान दो, गोल कैसे घुमा रही है, ये जो लाइन है धागे की, ये बताओ हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, बताओ। ये जो धागा ये घुमा रही है चिराग, ये जो धागा है ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, धागे की लेंथ कैसी है, एक्स एक्सिस की तरफ है, अगर ग्राफ बनाओ तो ये वाई है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है या वाई एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस। वेरी गुड। यानी एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल, ये याद रखो। अब दूसरा चीज, ये जो पत्थर ये घुमा रही है इस तरह से, ऐसा गोल गोल घुमा रही है ना, तो ये जो पत्थर घूम रहा है, ये पत्थर एक्चुअली गोल घूमना नहीं चाहता, वो कैसा जाना चाहता है, सीधा। पर ये सीधा क्यों नहीं जा पा रहा है, देखिए इसके हाथ से की तरफ से इस पत्थर पे फोर्स लगाई जा रही है, बरोबर। अब ये हाथ को देखो, ये हाथ इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं, बरोबर ना। और ये जो धागे का डिस्टेंस है ये क्या बन गया, रेडियस। और पत्थर ये जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसने इसको क्या बना दिया, सर्कमफेरेंस, समझ में आया। तो अगर ये बंदा इसको कंटिन्यू घुमा रहा है, मान लो कि यहाँ से घुमाने पे यार हर जगह वो सेम स्पीड में इसको घुमा रहा है पत्थर को, तो ऐसे वक्त में हम लोग ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर से सर्कमफेरेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को अगर गोल घुमा बाय अप्लाइंग फोर्स, या कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया और वो फोर्स अप्लाई करने पर वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए घूम रहा है, ठीक है, तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग को डेफिनेशन मिल जाएगी, देखो नीचे भी उस चीज पे एक्सप्लेन कर रहा है। तुमको ये दो लाइन दिख रही है, एक लाइन देखो ऐसा सीधे गई है, एक लाइन टेढ़े गई है, ये क्या बता रहा है कि एक्चुअली ये पत्थर कैसा जाना चाहता है, सीधा जाना चाहता है, बरोबर ना। पर ये यहाँ से लगने वाली जो फोर्स है, ये एरो क्या बता रहा है कि इधर से फोर्स लग रही है जो उसको ऐसा गोल घुमा रही है, समझ में आया चिराग? हाँ चिराग, डायग्राम क्लियर है? अब चलो पढ़ते हैं।
द टाई स्टोन टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, बोल रहा है कि एक वन ऑफ द एंड ऑफ स्ट्रिंग में एक स्टोन को बांध, चलो हम लोग ने बांध दिया स्टोन यहाँ पर, टेक अदर इन योर हैंड, दूसरे एंड को अपने हाथों से पकड़ो और उसको रोटेट करो एंड रोटेट द स्ट्रिंग, द स्टोन मूव ऑन अलोंग अ सर्कल एज शोन इन द फिगर। आर यू अप्लाई एनी फोर्स ऑन द स्टोन, क्या तुम हाथों से कोई फोर्स अप्लाई करें? ऑफ कोर्स है। इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स एक्टिंग, कौन से डायरेक्शन में फोर्स तुम एक्ट कर रहे हो? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन, और उस फोर्स से इस स्टोन पे क्या असर पड़ रहा है? तो ऑफ कोर्स इस फोर्स के वजह से ये स्टोन गोल घूम रहा है, बरोबर। देखो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है जो मैं पढ़ के तुमको बताता हूँ। एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग वी आर पुलिंग द स्टोन टुवर्ड अस, जब तक मैं इस स्टोन के धागे को जो स्टोन से बंधा है जब तक इसको पकड़ा हुआ तब तक ये स्टोन टुवर्ड सेंटर की तरफ रहेगा, मतलब तब तक वो होल्ड रहेगा, मतलब जो पत्थर है वो बाहर नहीं जाएगा, तब वो रुका रहेगा। कहाँ पे? टुवर्ड द सेंटर। उसका जो भी ताकत लगेगी या फोर्स जो भी तुमको फील होगी जब तुम घुमाओगे तो तुमको हाथ में फील होगा कि नहीं, अरे थोड़ा सा मेरे को हैवी जैसा फील हो रहा है, तो ये सारी फोर्स कहाँ पे तुमको फील होगी? तुम्हारे हाथों में, क्योंकि आप तुम्हारा हाथ क्या बन गया? सेंटर ऑफ सर्कल। यानी अप्लाइंग फोर्स टू, और फोर्स तुम वहीं से तो लगा रहे हो, अपने हाथों से तो उसको घुमा रहे हो, तो तुम फोर्स कहाँ से लगा रहे हो? अपने हाथों से। तो तुम्हारा हाथ क्या है? सेंटर है, तो तुम्हारा हाथ से क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। किस पे लग रही है? पत्थर पे। क्या पत्थर तुम्हारे हाथों के करीब आ रहा है क्या? हाँ नो हाँ क्या? नहीं। क्या पत्थर बाहर जा रहा है क्या? ना वो तुम्हारे हाथ के करीब आ रहा है ना ही बाहर जा रहा है, मतलब पत्थर ऐसी पोजीशन मीडियम है में, चाहे वो अंदर आ रहा है ना ही बाहर आ पा रहा है। ऐसी फोर्स को क्या बीच बोलते हैं? में। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ से। समझ में? मतलब वो ना ही अंदर जा पा रहा है ना ही बाहर आ पा रहा है, मतलब तुमने ऐसी हालत की है, तो उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। समझ में आया? तो बोलते हैं जहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वहाँ पर सर्कुलर मोशन हैपन होगा। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़े। द फोर्स स्टॉप एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग, अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ मैंने जो पकड़ के रखा है अगर उसको मैं छोड़ देता हूँ ना तो वो स्ट्रिंग आगे निकल जाएगा, बरोबर। क्या वो रुका रहेगा? क्या मैंने छोड़ दिया, जैसे छोड़ूंगा वो एकदम सीधा आगे बढ़ जाएगा, बरोबर। क्या इधर उधर किधर भी चला जाएगा, तब सेंट्रीपिटल फोर्स अकर नहीं होगा, क्योंकि तुमने जैसे ही छोड़ोगे तो उस पर तुम्हारे हाथों से लगने वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सीधा चला जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़। The force stop acting if we release the string. In this case, the stone will fly off along a straight line, which is the tangent to the circle at the position of the stone. हो रहा है कि जैसे ही तुम स्टोन को छोड़ोगे तो स्टोन बजाय ऐसा सर्कुलर जाने के वो ऐसा सीधा जाएगा। अब तुमको एक और ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये तो है सर्कल, बरोबर। तो सर्कल से कोई भी लाइन अगर ऐसे टच करके जाती है कहीं से भी, तो मैंने सर्कल से टच करते हुए एक लाइन गई, तो कोई भी लाइन जब कोई सर्कल से टच करते हुए जाती है ना तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। समझ में आया? ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। कोई भी सर्कल से कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच करते हुए जाती है, मान लो कि सर्कल है और ये टच करते हुए जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो यहाँ पर जरा ऑब्जर्व करो, ये जो स्टोन है वो कैसे जा रहा है? छोड़ने पर सीधा जा रहा है ना, बरोबर। तो अगर मैं देखूं तो ये पहले घूम रहा कैसा था? एक्चुअली ऐसा। तो मान लो ये सर्कुलर घूम रहा, जैसे स्टोन छोड़े तो कैसे गया? सीधा। अब ये सर्कल से ये टच करते हुए कैसे जा रहा है? सीधा जा रहा है। तो ये लाइन सर्कल से टच करते हुए नहीं जा रही है, ये जो स्टोन है वो एक लाइन बनाते हुए जा रहा है। तो ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो स्टोन है वो कैसा जाएगा? टेंजेंट बनाते हुए जाएगा, है ना। तो स्टोन विल फ्लाई along a straight line which is tangent। अब समझ में? टेंजेंट वर्ड क्यों लिखा हुआ? मतलब वो टेंजेंट बनाते हुए जा रहा है to the circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity and instant time. You may recall that we have performed a similar activity previously in which a 5 rupees coin kept on rotating circular disc fly of the disc along the tangent to the disc। यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग ने एक ऐसी एक्टिविटी और भी किए थे, जिसमें हमने 5 रुपए का कॉइन लिया था और उसको रोटेट किया था। हम लोग करते हैं ना, सब कॉइन को लेते हैं और उसको घुमाते हैं। मान तुम्हारा कॉइन है तो तुम अपनी उंगली से हाथों से पकड़ के कॉइन को ऐसे घुमाते हैं ना हम लोग। तो कोई चीज अभी देखो यहाँ पे 2 वर्ड आए, एक आया था सर्कुलर मोशन और दूसरा यहाँ पे कौन सा वर्ड आया? देखो एक नया वर्ड आया, रोटेशन आया, राइट।
ये देखो रोटेटिंग का मतलब क्या होता है वो दोनों समझना पड़ेगा। मान लो मैं अर्थ से समझाता हूँ। तुम्हें पता है ना अर्थ ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, ऐसे पता है ना, ऐसा क्लॉकवाइज घूमता रहता है, तो ऐसे रोटेशन बोलते हैं। समझ में आया? अब दूसरा एग्जाम्पल ये है, मान लो अपना सूरज है, ठीक है, और ये मान लो अपना अर्थ। अब ये जो अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? देखो अपना सेल्फ रोटेशन करना उसको रोटेशन बोलते हैं, और दूसरे के इर्द गिर्द घूमने को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। समझ में आया? फर्क समझ में आया क्या? चिराग एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे घर में फैन है ना, तो फैन क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन करता है या रोटेशन करता है? रोटेशन। वेरी गुड। अब मैं काम करता हूँ, इस पंखे पे इधर पे एक रिबन लगा देता हूँ। अब बताओ वो रिबन क्या कर रही है? ये रिबन है, वो घूमेगी। भी रोटेशन ही कर। रोटेशन, हाँ चलो सर ठीक है, रोटेशन क्लियर है, उसमें से कंफ्यूजन हो। और जो अर्थ के, और जो चांद है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो क्या करता है? हेलो? हेलो। हाँ चलो, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, और जो चांद है जो अपने अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जो मून है, वो क्या हाँ। करता है? ये सर्कुलर मोशन। समझ में आया? ये रोटेशन नहीं, रोटेशन सेल्फ होता है, मोशन दूसरे के इर्द गिर्द घूमना होता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स एक्ट ऑन, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ड क्या बोल रहा है? कोई ऐसा कोई फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो और उसको गोल गोल घुमाए, और वो गोल गोल घूम रहा है, क्यों? क्योंकि सेंटर से उस पर कोई फोर्स लगे। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में ध्यान दो, इससे दो वर्ड है। सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल मतलब टूवर्ड, तो सेंटर टूवर्ड फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। समझ में आया? तो यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तभी कोई भी चीज गोल गोल घूमेगी। समझ में आया? चला हाँ चार हाँ सर। पक्का, हाँ। आगे बढ़ जाओ। हम्म। हम्म। चलो ये वाला भाग पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये सब, यू नो दैट मून विच इज द नेचुरल सेंटर। अरे ये देखो अपनी एग्जांपल ही दिया है ना, जो अर्थ के इर्द गिर्द राउंड में घूमता रहता है, एक ऑर्बिट में घूमता रहता है ना। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून एज वेल एज द स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज ड्यूरिंग दिस मोशन। डू यू थिंक हाँ। सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? तुम बता सकते हो ये जो मून है वो गोल गोल घूम रहा है अपने अर्थ के इर्द गिर्द, तो बता सकते हो कौन सी फोर्स है जो उस चांद को अपने इर्द गिर्द गोल गोल घुमा रही है? कौन सी फोर्स है बताओ, जो चांद को, मून को अर्थ के इर्द गिर्द घुमा रही है? उस फोर्स का नाम बताओ क्या था? मैंने अभी भी बताया, क्या नाम है इसका? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नहीं, उस फोर्स का नाम क्या है? हाँ, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है कोई चीज को गोल घुमाने के लिए। समझ में आया? अगर मैं बोलूंगा चिराग कोई बंदा गोल घूम रहा है, या मान लो तुम बीच में खड़ो और समित तुम्हारे आजू बाजू गोल गोल घूम रहा है, तो वो गोल गोल क्यों घूम रहा है? तो बोलोगे कौन सी फोर्स है जो उसको घुमा रही है? हो सकता है तुमने उसका हाथ पकड़ के रखा हो, बरोबर, और वो हाथ पकड़ने की वजह से वो भाग नहीं पा रहा है, तो नतीजे में वो गोल गोल घूम रहा है। तो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या रहेगा? डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? यस, दैट इज सेंट्रीपिटल। व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है? हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर टुवर्ड ही होता है ना। हाउ वुड इट्स मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्ट ऑन इट? अगर मान लो उस चांद पर ये फोर्स नहीं लगे, कौन सा? सेंट्रीपिटल, तो क्या होगा? चांद रहेगा अर्थ के पास, वो अर्थ को छोड़ के चला जाएगा। डू द अदर प्लेनेट ऑन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन सिमिलर फैशन? हाँ, जितने भी प्लेनेट है जो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो किसको फॉलो कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स को ही तो फॉलो कर रहे हैं, इसी वजह से वो सर्कुलर मोशन घूम रहे हैं। उनका डायरेक्शन कैसा है? सर्कुलर मोशन। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो मैं रीड नहीं करूंगा, वही चीज लिखा है जो हम लोग ने पढ़ा। अगर डायरेक्ट नीचे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कैपलर। क्या कर रहे हैं? मस्ती वस्ती कर रहे हैं? हाँ चला।
अब आते कैपलर लॉ। कैपलर लॉ के 3 लॉ है टोटल, इसने 3 लॉ बताया। तो लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है रूल। जैसे अभी अपना पीएम आया था, है ना, न्यूज़ में, उसने क्या बोला, जितनी भी पुरानी नोट है वो सब बंद कर दो। फिर वापस आया, बोला कोरोना वायरस हुआ है तो कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा, अगर बाहर निकलेगा तो पुलिस उसको डंडे मारेगी। तो उसने ये कानून बना दिया था। तो कानून को ही क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं, बरोबर। तो बिल्कुल उसी तरह से न्यूटन ने 3 लॉ बताया, उसके उसने नाम क्या रख दिया था? कैपलर लॉ। एक्चुअली कैपलर साइंटिस्ट का नाम है। कैपलर ने अपने नाम पर 3 लॉ रखे। इस लॉ के अंदर उसने क्या चीज़ का एक्सप्लेन किया है बताएगा क्या? कि हमारा जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है वो किस तरह से मोशन कर रहे हैं, और मोशन में उसकी स्पीड कैसी है, और दूसरा उनको एरिया कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। ये सारी चीज़ के बारे में इसके अंदर बताया। ये 3 चीज़ों के बारे में बताने में ही इसने पूरा लॉ ले लिया, समझे। दूसरा चिराग, तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जैसा तुम घर में बैठे हो और घर से तुम चांद को देख रहे हो। मान लो पहले चांद इधर था, फिर तुम 1 घंटे के बाद आए तो चांद इधर पे आ गया, फिर तुम 5 मिनट के बाद आए तो चांद डूब गया। ऐसा होता है क्या? गायब हो जाएगा। गायब हो जाता है, मतलब 1 घंटे के बाद इधर आया और 2 मिनट तुम गए थे तो चांद गायब हो गया, ऐसा होगा? हाँ, मतलब 2 मिनट में चांद गायब होगा। या तो 5 सेकंड हटे चांद गायब, ऐसा हुआ? हाँ 1-2 घंटे जाएंगे तो गायब हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि चांद जो मोशन कर रहा है ना, उस मोशन में उसका जो स्पीड है वो कैसी है? सेम है ना, बेसन टाइम। अगर 1 मिनट में इतना डिस्टेंस है तो हर 1 मिनट में वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, बरोबर। यानी बाहर जो भी प्लेनेट है, वरना अगर कोई अभी अगर अपनी ही बात कर ले तो अपने जो अर्थ है जो रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड फिक्स होती है, पता है उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। इसी वजह से तो हमारा दिन रात बराबर रहता है। अगर स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? डे नाइट कम ज़्यादा बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। एक दिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी, या कभी रात बड़ी हो जाएगी दिन छोटा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? हाँ चिराग, क्या ऐसा होता है? हाँ, नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जो प्लेनेट है, कोई भी चीज़ है जो रिवॉल्व कर रही है, उसकी जो स्पीड और टाइम होता है वो फिक्स होता है, बराबर, बदलता है। चलो अभी कैपलर लॉ में आते हैं। तो कैपलर लॉ ने किसको बताया? प्लैनेटरी मोशन। मैंने पहले ही बोला, सोलर सिस्टम के बारे में बताया। हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कौन बोलते हैं? उनको बोलते हैं जो स्टार की, प्लैनेट की, या आसमान में जो भी चीज़ें हैं ना उनकी स्टडी करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर। सिंस एशियन टाइम मतलब पुराने टाइम में, बिफोर गैलीलियो एक ज्योमेट्रिशियन था जो बहुत फेमस था, उससे भी पहले ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट पोजीशन वर मेड विथ नेक। उससे पहले कुछ मशीनें तो थी नहीं, तो लोग आंखों से देख के ही ये प्लैनेट की स्टडी करते थे। बाय द 16th century a lot of data were available about planetary motion। तो जैसे 16th सेंचुरी आई तो बहुत सारी जानकारी, वो जानकारी के बेस पर प्लैनेटरी पोजीशन और उनके मोशन की भी जानकारी मिली। जॉन कैपलर, तो उसमें से एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन कैपलर, उसने इन सारी डेटा की स्टडी की। ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ द प्लैनेट फॉलो अ सर्टेन लॉ। ही सेट 3 लॉ डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन। उसने बोला कि ये सारे प्लैनेट ना एक पर्टिकुलर कानून को फॉलो कर, और उसने उस कानून का नाम अपने नाम पे रख दिया। क्या नाम रखा? कैपलर। समझ में आया? और उसने सारी बुक की स्टडी की और उस कानून को अपने नजरिए से अच्छे से एक्सप्लेन किया। पर उस कानून को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को एक शेप की स्टडी करनी पड़ेगी। तो शेप को क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं। तो एलिप्स बिल्कुल कैसा होता है? अंडे की तरह होता है। एग शेप कैसा होता है? तो ऐसा एग शेप को क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं। अगर एलिप्स को तुम ध्यान से देखो तो तुम, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये है मेरा एक सर्कल, बराबर, ठीक है। चलो मैं एक और सर्कल इसके अंदर बना, ठीक है। अब ये जरा दोनों सर्कल को अगर मैं जोड़ता हूँ, 2 सर्कल को जोड़ता हूँ तो कौन सा शेप बन रहा है? जरा ध्यान से देखो, एलिप्स नहीं बन रहा,
बरोबर ना? इससे क्या समझ में आ रहा है कि दो सर्कल को जब मिलाते हैं तो वो दो सर्कल मिलके क्या बनते हैं? हेलिक्स बनते हैं। अब जारी बात है, एक सर्कल में सेंटर होता है, दूसरे सर्कल में भी सेंटर होता है, यानी हेलिक्स के अंदर टोटल कितने सेंटर होते हैं? कितने होते हैं? दो सेंटर होते हैं, क्योंकि ये दो सर्कल से मिलके बनता है ना। देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये सर्कल को पूरा करता हूँ, बरोबर ना? एक सर्कल है कि नहीं पूरा, ये दूसरे सर्कल को पूरा करता हूँ। तो ये हुआ इस सर्कल का सेंटर, ये हुआ इस सर्कल का सेंटर। समझ में आया मेरा? आप यहाँ पे हेलिक्स नाम रखा है तो इसलिए इसमें रूल है, इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? फोसाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोसाई या फोकल पॉइंट या फोसाई बोलते हैं। हेलिक्स के अंदर टोटल कितने सेंटर होते हैं चिराग? हेलिक्स के अंदर टोटल 2 सेंटर होते हैं। क्लियर रहेगा? अब तुमको एक तो वापस सर्कल में आता है। सर्कल को अगर मैं आधा हिस्सा से कट करूं तो ये आधा हिस्सा जो कट करता है सर्कल को, इस लाइन को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। पता है ना डायमीटर क्या है चिराग? डायमीटर वो लाइन को बोलते हैं जो सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। करेक्ट? तो बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी एलिप्स को कोई लाइन दो हिस्सों में डिवाइड करे तो उससे क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। इसमें देखो नाम अलग है, सर्कल में डायमीटर बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और अगर तुम वर्टिकली किस सर्कल को डिवाइड करोगे एलिप्स को तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलो या इक्वेटोरियल पॉइंट बोलो। समझ में आया चला? काफी आसान है कि नहीं? बस थोड़े से नियम है। ये नियम मैं इसलिए समझा रहा था चिराग क्योंकि एक्चुअली जो बोलते हैं ना, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट है ना, हमारा अर्थ एक्चुअली गोल नहीं है। हमारा अर्थ पता है कैसा है? अंडे की शेप का। पता है कि नहीं ये सच्चाई? हाँ चिराग, नहीं पता? हाँ तो मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली अर्थ दिखता कैसा है। ये हम जो देखते हैं ना वो झूठ है। एक्चुअली अर्थ गोल है ही नहीं। ये जो दिखाया ना अर्थ गोल, एक्चुअल अर्थ का ये शेप है ही नहीं। एक्चुअल मैं लिखता हूँ, एक्चुअल कैसा दिखता है अर्थ? एक्चुअली ना सर्कुलर है ही नहीं। कोई भी चीज़ एक्चुअली है ही नहीं। जितने भी ये प्लैनेट है ना हमारे सोलर सिस्टम में, वो ज़्यादातर एक्चुअली एलिप्स रखते हैं, एलिप्स शेप, अंडे जैसे। तो ये एक्चुअल शेप है। हमारा जो भी अर्थ है ना ये अंडे की जैसे। ये अंडे में होने का ना एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है पता है? फोर्स है। ये फोर्स है जिसने अपने जो अर्थ को है ना अंडे जैसा शेप रखा है। देख है ना? ये सारे एक्सिस के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, अब सवाल उठता है कि मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा था इसको? तो उसका रीजन है चिराग। अगर मैं ये नहीं समझाऊंगा ना तो तुमको कैपलर लॉ नहीं समझ में आएगा। ये कैपलर लॉ प्लेनेट के बेस पर है ना, और कोई प्रॉब्लम ये है कि जितने भी प्लेनेट वो कैसे शेप के? एलिप्स शेप है। बोले तो बोला सर अंडा है, नहीं, एलिप्स शेप। इसी वजह से उसको एक्सप्लेन करना मजबूरी हो गई है। तो हम लोग 1 बाय 1 हर एक लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला लॉ क्या है? कैपलर फर्स्ट। कैपलर फर्स्ट लॉ किसके बेस पर है? ऑर्बिट के बेस पर। ऑर्बिट वर्ड तुम्हें केमिस्ट्री में भी तुमने सुना होगा। क्या होता है ऑर्बिट? तो मान लो ये है हमारा सूरज, मानना क्या है सूरज ही बना, और ये है प्लेनेट, मान लो कोई भी प्लेनेट, मान लो अपना अर्थ। तो देखो कैसा हम लोग रिवॉल्व करते रहे, घूमते रहते हैं। ये इस तरह से हम लोग सूरज के इर्द गिर्द ऐसा चक्कर मारते हैं। इसको बोलते हैं, इस मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। और एक और मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एक फोर्स भी है ना जो हमें, जो इस प्लेनेट को सूरज के इर्द गिर्द घुमा रही है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। याद है? अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया चिराग। एक क्वेश्चन है कि एक्चुअली न्यूटन क्या बोलना चाहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके पास मास हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग, उसके पास ग्रेविटी जैसी फोर्स हो, यानी वो चीज को अट्रैक्ट करे। तो उसके हिसाब से हमारे में तो भी तो मास होता है, तो हम क्यों नहीं अट्रैक्ट करते लैपटॉप को, दूसरे इंसानों को? तो इसका जवाब क्या था पता है? कि हम जिस प्लेनेट के ऊपर रहते हैं ना उसका मास हमसे भी ज्यादा है। यानी मैं अर्थ पे रहता हूँ तो अर्थ का मास मेरे से ज्यादा है या मेरा मास ज्यादा है? जाहिर बात अर्थ का ज्यादा है ना। तो बोलते हैं कि ग्रेविटी की फोर्स ना उसकी ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा होगा। समझ में आया?
तो अब समझ में आया कि ये जो सूरज है वो सूरज मामा अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं घूम रहे, प्लेनेट ही सन के इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं, क्योंकि जो सन है उसका साइज बाकी प्लेनेट से बहुत बड़ा है। समझ में आया? अगर प्लेनेट का साइज बड़ा है तो उसका वजन भी ज्यादा होगा कि नहीं, वजन ज्यादा है इसलिए मास इज ग्रेटर। अंडरस्टूड? ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि जो भी प्लेनेट होते हैं, कोई भी प्लेनेट हो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, वो सब अर्थ के इर्द गिर्द कैसे घूम रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, तो मैं एक और एग्जाम्पल, मान लो ये अपना अर्थ है, ये मान लो मार्स है, देखो सब ऐसे घूम रहे हैं। तुमने कभी ऑब्जर्व किया कि मार्स अपने अर्थ के साथ ऐसे टकरा गया या दूसरा प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के साथ टकरा रहा है, कभी हुआ है ऐसा? हाँ चला, दो प्लेनेट आपस में टकरा रहे घूमते घूमते? ऑफकोर्स नहीं। तो ये घूमते घूमते टकरा क्यों नहीं रहे, इससे ये पता चलता है हर एक का जो घूमने का या घूमने का जो ऑर्बिट है, लोकेशन है, रास्ता है, वो सबका अलग अलग, बरोबर? समझ में आया चला? हर एक ही जगह पे घूम नहीं रहे। अंडरस्टूड चला? मान लो ये है ट्रेन की पटरी, ये दूसरी ट्रेन की पटरी। अब जो ट्रेन है, ये ट्रेन का किस पे चलती है चला? पटरी पे ही चलती है ना, पटरी पे। कि रोड पे चलती है? जाहिर बात है पटरी पे चलती है। तो जाहिर बात है पटरी पे चलेगी तो पटरी का जो डायरेक्शन होता है और जो डिस्टेंस होता है दूसरी पटरी से फिक्स होता है, बरोबर? अब दूसरी ट्रेन दूसरी पटरी पे चलेगी, क्या एक ही वक्त पे एक ही जगह पे दो ट्रेन अपोजिट चलाई जाती है क्या? अगर एक ट्रेन लेफ्ट साइड जा रही है तो उस पटरी पे लेफ्ट साइड वाली ट्रेन ही चलेगी, और दूसरी पटरी पे अगर राइट साइड वाली ट्रेन जा रही है तो सारी ट्रेन राइट साइड ही जाएगी। कभी ऐसा हुआ है कि एक ही पटरी में लेफ्ट और राइट दोनों साइड की ट्रेन चल रही है? ऐसा होता है? हाँ चिरा, मतलब एक पटरी है उसपे से लेफ्ट से भी ट्रेन आ रही है और राइट से भी आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग ने जैसे ट्रेन पटरी दे दी है हर एक ट्रेन के हिसाब से, लेफ्ट वाली ट्रेन के लिए अलग पटरी, राइट साइड ट्रेन के लिए अलग पटरी, बरोबर ना? तो बिल्कुल उसी तरह से बोलते सोलर सिस्टम में भी जितने प्लैनेट है ना, मेट्रो। हाँ तो बिल्कुल उसी तरह से चिराग जितने भी प्लैनेट है ना, अर्थ हो गया, मार्स, उनका भी जो मान लो ये जो ऑर्बिट है ना, उनकी पटरी है, और सबको ना अलग अलग पटरी ना गॉड की तरफ से दी गई है, इसलिए वो हम कभी भी आपस में टकराते नहीं। समझ में आया? समझला चिराग? ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन विथ इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटर। अब जारी बात है कि मैं उस सर्कल को दिखा नहीं सकता, तो उसको दिखाने के लिए मैं ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके लाइन खींच रहा हूँ। ये लाइन से मैं तुमको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि ये ऐसा घूम रहा होगा, बरोबर? एक्चुअली ऐसी लाइन दिखती नहीं है, लाइन हम इसलिए बनाते ताकि समझा सके, बरोबर? तो फर्स्ट लॉ इज वेरी इजी, करेक्ट? AB and CD क्या है? AB and CD are the distance covered by the planet in equal time. After equal interval time, the position of the planet start from A and C as shown in the figure. यहाँ पर क्या बोलना चाहता है कि पहले प्लेनेट A से B की तरफ गया, हम लोग ने एक पॉइंट फिक्स कर दिया हर जगह पे। पहले A से B में जाने के लिए उसको कुछ टाइम लगा, B से C पे जाने के लिए कुछ टाइम लगा, C से D पे जाने के लिए, हर एक पॉइंट पे जाने के लिए उसका जो टाइम होगा ना वो फिक्स होगा। समझ में आया? और जिस फिक्स टाइम होगा तो फिक्स एरिया भी वो कवर करेगा उसके साथ। समझ में आया? ये कैपलर का सेकेंड लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ तो ऑर्बिट बेस पे है, सेकेंड लॉ बोलता है कि प्लेनेट इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर करेगा। समझ में आया? यानी हर एक जगह पर अगर एरिया इतना है तो उसको टाइम भी उतना ही लगेगा कवर करने में, अगर एरिया इतना है तो उसको टाइम भी उतना ही लगेगा उस एरिया को कवर करने में। समझ में आया? चला नेक्स्ट क्या है? थर्ड। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? हाँ चला, डाउट आया क्या सेकेंड लॉ में? सेकेंड लॉ क्या बोलता है? इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, बरोबर? आप इक्वल एरिया, अगर एरिया इतना है और इस एरिया को कवर करने में 2 महीना लग रहा है तो बाद में भी अगर एरिया उतना ही होगा तो उसको भी कवर करने में उतना ही महीना लगे। समझ में आया? सिंपल है ना कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ थर्ड लॉ क्या? थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है, थर्ड लॉ थोड़ा सा अब डायग्राम बेस पे देखिए, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब ये जो तुमको दिख रहा है नीचे, यही अपना थर्ड लॉ बोलता है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
semi major axis और the mean distance of the planet from the sun। बोलने का मतलब क्या है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस में उसको डबल टाइम लग रहा है, टी स्क्वायर का मतलब होता है दुगना टाइम लग रहा है, तो उस डिस्टेंस को भी कवर करने में उसको 3 गुना टाइम लगेगा। बोलने का मतलब ये है। आर क्या बताता है, सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस है, बरोबर। बस ये सिंपल, इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के, और कुछ नहीं। तीनों लॉ क्लियर है कैपलर के। तो यहाँ पर हमारा बेसिक कैपलर लॉ हो गया। अब हम लोग और न्यूटन को और अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए जो मैंने तुमको एक्सप्लेन नहीं किए। अच्छा, और मैं यहीं पे स्टॉप भी करना है। पहला सवाल ये आ रहा है कि अगर दुनिया में न्यूटन ने क्या बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बरोबर। तो उस हिसाब से चिराग, तुम्हारे में भी मास है, समीर में भी मास है, तो तुम लोग किसी चीज को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? जैसे तुम्हारे घर में छुरी हो या चमचे, सब चिपक जानी चाहिए ना तुम लोग को, तो चिपक क्यों नहीं है? ये ग्रेविटी का मतलब तो यही बोला ना न्यूटन ने, कोई ऑब्जेक्ट का मास और वो अट्रैक्ट है। इसका रीजन मैंने बताया था, हम किससे रहते हैं? अर्थ पे। वो मास पर निर्भर करते हैं। हमारा जो मास है अर्थ पे रहने की वजह से हमारा मास क्या हो जा रहा है? नेग्लिजिबल हो रहा है। इस नेग्लिजिबिलिटी की वजह से हमारा मास दिखाई नहीं दे रहा है, फेल ही नहीं हो रहा, समझ में? इसी वजह से हमारा जो अट्रैक्शन है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, वो नहीं हो पा रहा हमारा। लेकिन हम सबका जो अट्रैक्शन है किसके साथ हो रहा है? अर्थ की ग्रेविटी के साथ हो रहा है कि नहीं? हम सबको किसने खींच के रखा है? अर्थ की ग्रेविटी, बरोबर कि नहीं? हाँ। अब एक और सवाल आता है कि अट्रैक्शन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से होगा कि नहीं? मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है और तुम धीरे धीरे एक छोटे से कील को उस मैग्नेट के करीब लेके जा रहे हो, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के जैसे पहुंचोगे ना, तो वो कील एकदम सटाक से घसीट लेगा मैग्नेट, बरोबर। तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही काम करती है मैग्नेट की, यानी उसके तुम करीब आओगे उसकी फील्ड के तभी वो काम करेगा, करेक्ट के नहीं? तो जाहिर बात है जो ग्रेविटी भी है वो कब काम करेगी? जब उसके करीब कोई आएगा तभी वो काम करेगी। मान लो हम लोग न्यूज़ सुनते हैं ना, एक बड़ा सा मीटियोर है जो अर्थ की ग्रेविटी के करीब आ रहा है, तो अर्थ की ग्रेविटी के करीब कब आएगा? जब वो उससे नजदीक होगा, जब उसका डिस्टेंस को उसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। जब उसका डिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? ज्यादा होगा। समझ में आया तेरा? तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप कर दें और नेक्स्ट टाइम हम लोग इस लॉ को और अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है? तो आज का